फिक्र बांग्लादेश की करते हैं। बांग्लादेश की फिक्र इसलिए क्योंकि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार चलाने वाले मोहम्मद यूनुस ने उस समय देश की जनता से एक वादा किया था। कहा था कि बांग्लादेश में जल्द ही संवैधानिक तरीके से चुनाव कराए जाएंगे और वो जनता के वोट से चुनी हुई जनता के पसंद की लोकतांत्रिक सरकार बनवाएंगे। लेकिन अब लगता है कि मोहम्मद यूनुस की मंशा कुछ और है और वो बांग्लादेश में संवैधानिक सरकार नहीं बल्कि इस्लामिक कट्टरता वाली सरकार बनवाना चाहते हैं और उन्होंने शायद पर्दे के पीछे इसका जिम्मा कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी को सौंप रखा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसकी एक बड़ी वजह, बांग्लादेश के एक हिंदू मोहल्ले में जमात की भीड़ लाउड स्पीकर लेकर पहुंची और वहां देश में अल कुरान कानून लागू कराने का ऐलान किया। जमात की ये बातें मोहम्मद यूनुस की संवैधानिक सरकार वाली कस्मों पर कहीं से भी फिट नहीं बैठती हैं। सबसे पहले आप जमात के उस ऐलान के कुछ हाई पॉइंट्स देखें, जैसे कि उस वायरल वीडियो की एक क्लिप 105 सेकंड की है, यानी 1 मिनट 45 सेकंड तक लगातार हिंदू मोहल्ले में पहुंचकर जमात के कट्टरपंथी देश में कुरान वाला कानून लागू करने की धमकी देते रहे। इस वायरल क्लिप में जमात के कार्यकर्ताओं ने कुल मिलाकर 175 शब्द बोले, जिनमें 2 बार जमात इस्लामी शब्द आया, 10 बार कुरान शब्द का जिक्र हुआ, 2 बार मुसलमान या मुस्लिम शब्द आया और 2 बार कानून शब्द का जिक्र छेड़ा। आप जमात के ऐलान वाले इन हाई पॉइंट से इतना तो समझ गए होंगे कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन कितना तेजी से कुरान वाला कानून लागू कराना चाहते हैं। और यह धमकी देने के लिए जमात ने इस वीडियो में जो शब्दों का इस्तेमाल किया है उनका अर्थ और ज्यादा परेशान करने वाला है। जैसे कि एक जगह कट्टरपंथी ने धमकी दी कि बांग्लादेश में अब सृष्टि के नियम का पालन होगा। फिर एक जगह यह भी कहा कि भविष्य में शांति का मुख्य संदेश पवित्र कुरान है, हम इस कुरान के कानून को देश में हर जगह लागू करेंगे। यानी बांग्लादेश में आगे चलकर धर्मनिरपेक्षता शब्द का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वैसे भी मोहम्मद यूनुस कानूनी तौर पर भी इस प्रयास में लगातार हैं कि वो बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटवा दें। इसके लिए कुछ दिनों पहले ही कोर्ट में अर्जी भी दी जा चुकी है। लेकिन कट्टरपंथियों ने अपनी धमकी में आगे एक बात और कही, बांग्लादेश का संविधान अल कुरान होगा और ये देश दुनिया के किसी भी देश के आदर्शों के साथ नहीं चलेगा। मतलब वो दिन दूर नहीं जब जमात इस्लामी बांग्लादेश में लोकतंत्र को पूरी तरह से कुचल कर रख देगा और ये देश सिर्फ कट्टर मजहबी नियम कानूनों से ही चलेगा, जैसा कि अफगानिस्तान में हो रहा है। वैसे जमात के इस ऐलान में एक छिपी हुई बात और है। उस बात का सीधा कनेक्शन बांग्लादेश में रहने वाले डरे सहमे हिंदुओं से है। जमात कार्यकर्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश के लोग भविष्य में कुरान के लोग होंगे और बांग्लादेश की बदतर हालत को करीब से जानने वाले लोग इसका अर्थ ये निकाल रहे हैं कि आगे चलकर वहां पर हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन का खतरनाक खेल भी खेला जा सकता है, जिसके उदाहरण हमें पाकिस्तान में भी देखने को मिलते रहे। बांग्लादेश में जमात अगर यह कहता है कि वो देश में अल कुरान कानून लाना चाहता है तो यहां अल कुरान का सीधा मतलब शरिया कानून लागू कराने से है। इस्लाम के लीगल सिस्टम को शरिया लॉ कहते हैं। शरिया कानून में अपराध की 3 श्रेणी है। पहला, हुदूद, जिसमें गंभीर अपराध जैसे कि चोरी, डकैती, बलात्कार वगैरह शामिल है और हुदूद के तहत अपराधी को सीधे सजा का प्रावधान है। सीधे सजा का प्रावधान से मतलब यह है कि मान लीजिए किसी ने चोरी की है तो उसका हाथ काटा जा सकता है या फिर बलात्कार जैसे मामलों में पत्थर मारकर मौत की सजा दी जा सकती है। दूसरी श्रेणी है किसिस। इसके तहत बदले की भावना की तर्ज पर सजा दी जाती है, यानी जैसा अपराध वैसी ही सजा का प्रावधान। और तीसरी श्रेणी है ताजर, यानी कि जो बहुत गंभीर अपराध नहीं है और जज के फैसले के आधार पर इसमें सजा दी जाती है। वैसे आपको यह भी बता दें कि कई इस्लामिक देशों में पहले से शरिया कानून लागू है। इनमें सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान, सूडान, कतर, ब्रुनेई जैसे देश शामिल हैं। और जहां तक कि बांग्लादेश की बात है तो वहां कट्टरपंथियों के सबसे बड़े संगठन हिफाजत इस्लाम के चीफ मुहिउद्दीन रब्बानी ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि बांग्लादेश में इस्लामी निजाम कायम होना चाहिए, देश को संगीत और कला से दूर रहना चाहिए, महिलाओं को भी हिजाब के अंदर रहना चाहिए। यानी बांग्लादेश में महिलाओं ने अल कुरान लागू होने के बाद अगर हिजाब नहीं पहना तो उनका हश्र बुरा हो सकता है। अफगानिस्तान के हालात को याद कीजिए, वहां महिलाओं को किस तरह कोड़े मारे जाते थे।
अब शायद बांग्लादेश में आगे चलकर महिलाओं के साथ ऐसा ही कुछ बुरा बर्ताव हो सकता है और ये भयानक स्थिति है मोहम्मद यूनुस की मौन स्वीकृति के कारण बन सकती है और इसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को कट्टरपंथियों की तरफ से खूब वाहवाही मिलेगी। अगर कोई नोबेल कट्टरता पुरस्कार होता तो वो ठीक उसी तरह आंख बंद करके मोहम्मद यूनुस को दे दिया जाता, जिस तरह मोहम्मद यूनुस ने आंख बंद करके कट्टरपंथियों को पूरा का पूरा बांग्लादेशी पुरस्कार में दे दिया। मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज मिला था उनके माइक्रो फाइनेंस लोन की स्ट्रैटेजी के चलते, लेकिन अब ऐसा लगता है कि देश के अंदर वो माइक्रो कट्टरपंथी पैदा कर रहे हैं। वैसे बांग्लादेश में सिर्फ जमात-ए इस्लामी के लोग ही हिंदुओं को आंख नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि सत्ता में बैठे लोग भी भारत को आंख दिखाने की जुर्रत कर रहे हैं। इस लिस्ट में नया नाम है महफूज आलम का, जो यूनुस सरकार में सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं। यूनुस खुद सलाहकार हैं और ये उनके सलाहकार। बताइए, सरकार नहीं सलाहकारी चल रही है वहां पर। इसी महफूज आलम ने विजय दिवस के अवसर पर भारत की पर कब्जा करने की धमकी दी थी। दरअसल बांग्लादेश के विजय दिवस के दिन महफूज आलम ने एक विवादित नक्शा पोस्ट किया जिसमें भारत के पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के हिस्से को बांग्लादेश में दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि हम आपको वो विवादित नक्शा साफ साफ नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आज भारत के खिलाफ आपको बांग्लादेश की नक्शेबाजी जरूर देखनी चाहिए। गलत नक्शे के साथ यूनुस सरकार में सलाहकार महफूज आलम ने लिखा कि बांग्लादेश अब भी अपनी मुक्ति की तलाश में है और यह सिर्फ शुरुआत है। भारत से सच्ची आज़ादी सुनिश्चित करने के लिए हमें 1975 और 2024 को दोहराना होगा। इसमें महफूज आलम ने 1975 और 2024 का जिक्र इसलिए किया क्योंकि बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के 18 सदस्यों की 1975 में हत्या की गई थी, जबकि 2024 में उनकी बेटी शेख हसीना को अलोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था। लेकिन आज इस नक्शेबाजी पर हम बांग्लादेश और यूनुस सरकार में बैठे कुछ लोगों का ज्ञान थोड़ा सा दुरुस्त कर देते हैं और इसके लिए हमने दो नक्शे निकाले, जिससे ये पता चलेगा कि 1971 से पहले तो बांग्लादेश का नामो निशान ही नहीं था और वो भारत के हिस्सों पर कब्जा करने की धमकी दे रहा था। इसमें एक नक्शा वर्ष 1971 के पहले का है, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान हुआ करते थे, जबकि दूसरे नक्शे में देखेगा कि 1971 के बाद पूर्वी पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश का नाम आ जाता है। लेकिन इस मुल्क की एहसान फरामोश सत्ता ये भूल गई कि इसका डायरेक्टर भी भारत ही है, क्योंकि उसी के रहमो करम पर बांग्लादेश ने दुनिया के नक्शे पर एक देश के रूप में जन्म लिया। लेकिन आज बांग्लादेश मर्यादा वाली उस लक्ष्मण रेखा को भूल गया।